वाइवेरियम एक साईफाई मूवी है जिसका रिज़ल्ट आपको थोड़ा अलग लग सकता है। तो साईफाई मूवी का आप गूगल पर ट्रांसलेट देख लेना। यहाँ पर जेमा नाम की एक टीचर है जो बच्चों को पढ़ाती है। एक घर को ढूंढ रही है, वो एक घर की तलाश में है जिसमें वो रह सके, और उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है टॉम। यहाँ पर ये दोनों काफ़ी जल्दबाजी में है ताकि रेट बढ़ ना जाए किसी हाउस के, तो वो चले जाते हैं हाउस को रेंट में लेने के लिए। यहाँ पर वो जैसी एक जगह पहुँचते हैं वहाँ उन्हें मार्टिन नाम का एक आदमी मिलता है जो बहुत अजीब तरह से पेश आता है। वो काफ़ी तारीफ़ें करता है और वो कहता है यहाँ घर जो है बिक चुके हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको घर दिखाने के लिए ले जा सकता हूँ। इसी तरह से फिर वो राज़ी हो जाते हैं और यहाँ पर जेमा और टॉम जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर मार्टिन उन्हें ले जाता है उन घरों की तरफ जहाँ पर वो सारे के सारे घर हैं और वो प्लॉट सिस्टम है। ये जाते तो मेन रोड से है और उस कॉलोनी में जैसे ही वो एंटर करते हैं उन्हें सभी घर एक जैसे दिखाई देते हैं और वो उसके अंदर एंटर कर लेते हैं। और यहाँ पर उन्हें दिखाता है मार्टिन की एक 9 नंबर की जो हाउस है वह उनका हाउस है, और यहाँ पर वो उन्हें पूरा घर विज़िट कराता है। उन्हें घर तो काफ़ी अच्छा लगता है, और जैसे जैसे मार्टिन उन्हें बताता है एक गिफ्ट के बारे में, उसके बाद वो उन्हें गार्डन दिखाता है। उसके बाद वो गार्डन को देखने लगती है जेमा, तब वो मार्टिन गायब हो जाता है। और यहाँ से शुरू होती है कहानी का बहुत ही मेन पॉइंट। फिर धीरे धीरे इन्हें ऐसा लगता है कि वो शायद चला गया होगा उन्हें घर दिखाकर, तो यहाँ से फिर टॉम कहता है चलो अब हमें भी घर चले जाना चाहिए। यहाँ पर फिर वो घर के लिए निकल जाते हैं और ये बहुत बड़ी कॉलोनी है। तो जैसे मैं इस मूवी को देख रहा था मैं समझ जाता हूँ कि यहाँ पर अब कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो टॉम कहता है हम तो इस रास्ते से आए थे, और जेमा फिर उस रास्ते से जाती है, और फिर टॉम कहता है इस रास्ते से। वो किसी भी रास्ते से जाए वो आते हैं उसी 9 नंबर के हाउस की तरफ। फिर ऐसा करके टॉम गुस्से से कहता है कि गाड़ी मैं चलाता हूँ। जेमा इस बात से परेशान हो जाती है, वो सोचती है क्या मैं भी तो सही गाड़ी चला रही हूँ। तो फिर टॉम गाड़ी चलाता है, और टॉम गाड़ी चलाते चलाते ये रात हो जाती है, और इसी रात के चक्कर में भी वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं होता। नेटवर्क तो वैसे भी नहीं होता है वहाँ पर, और इनडायरेक्टली उन्हें 9 नंबर के रूम के सामने ही सारी चीज़ें दिखाई देती है। यानी इनडायरेक्टली वो 9 नंबर के रूम के आगे ही आकर रुक जाते हैं। फिर ऐसे करते करते शाम हो जाती है और वो सभी परेशान हो जाते हैं। फिर वो आखिर में वो जाते हैं उसी हाउस के अंदर, और वहाँ पर जो उन्हें गिफ्ट दिखा था स्ट्रॉबेरी और बियर, उसे जाकर देखते हैं और खाते हैं। यहाँ पर फिर वो इसी तरह से सारी चीज़ें करते हैं और रात में सो जाते हैं। फिर जेमा को जो है ये काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी नहीं दिखती, तो वो उससे कहती है कि कुछ देखो रास्ता दिखता है क्या ऊपर जाकर। तो वहाँ पर टॉम देखता है तो सारे घर एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। फिर वो पैदल जाने का फ़ैसला करते हैं। पैदल जाते जाते वो गार्डन टू गार्डन जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता। लेकिन एक बॉक्स उन्हें उस 9 नंबर के हाउस में दिखता है जो कि भरा हुआ होता है सामान से। यानी कि जो भी सामान उन्हें एक ज़रूरी होता है वो उन्हें दिखता है। सबसे पहले उन्हें रूम में लाइट दिखती है जब वो घर आ रहे होते हैं। फिर वहाँ उन्हें कोई नहीं दिखता, और बस एक बॉक्स दिखता है जिसमें सारा का सारा सामान है जो उनके डेली यूज़ में काम आ सकता है, जैसे कि खाने की चीज़ें और बाकी सारा। इसी तरह से उनकी ज़रूरतमंद चीज़ें उस बॉक्स में होती है, लेकिन टॉम जल्दी से उस घर को एक जला देता है। उस घर को जलाने के बाद वो कहता है जेमा से कि मैं एक सिग्नल बना रहा हूँ ताकि हमें कोई पता कर सके। अगर हम यहाँ फंस चुके हैं तो हमें कोई पता कर लेगा। लेकिन दूसरे दिन उसे एक और बॉक्स दिखता है जिसमें एक छोटा सा बेबी होता है जो काफ़ी दिखने में क्यूट होता है, और वो भी उस बॉक्स के ज़रिए ही इन्हें मिला होता है। इन्हें बॉक्स के ज़रिए खाना रोज़ मिलता है, यानी कि खाने से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलती है जो इनके काम आ सके। और एक बच्चा भी इन्हें मिलता है, छोटा सा बेबी, जो कि एक बॉय होता है। और यहाँ पर उसे जेमा देखकर थोड़ा सा अपसेट हो जाती है, क्योंकि ये जैसे तैसे उस ज़िंदगी को जी रहे हैं और वहाँ पर एक बच्चा भी आ गया है। क्योंकि उसने मार्टिन जिसने उन्हें घर दिखाया था उससे उसने कहा था कि मुझे बॉय पसंद है, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या वैसे भी इस जगह पर उन्हें एक बॉय ही मिलना था। बॉय धीरे धीरे बड़ा होता है, यानी 98 डेज़ में वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, लेकिन अब वो उनकी नकल उतार रहा है। जैसे कि टॉम कहता है कि मुझे ये जगह पसंद नहीं, जेमा कहती है कि मुझे यहाँ का खाना पसंद नहीं, तो ये उनकी नकल करता है। और फिर ये उसका दिन गिनती है।
उसकी हाइट मेजर करती है उस लड़के के कहने पर। वो लड़का इन्हें ऑर्डर देता है हमेशा कि मेरी हाइट गिनो, मुझे खाना दो, वरना वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। और जैसी इसकी नीड कोई भी पूरी नहीं हुई तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, लेकिन ये उसकी नीड पूरी कर रहे हैं जैसे कि कोई पेरेंट्स करते हैं। यहाँ पर वो उसे खाना टाइम पर देते हैं और यहाँ पर फिर वो खाने खाने बैठ जाते हैं। यहाँ फिर जो है टॉम वहाँ से जाता है और सारा सामान रखता है और बॉक्स को बाहर रख के आता है जब उनका सारा सामान ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये देखने लगते हैं कि बॉक्स को कौन लेने आता है आखिर, हमारे सिवा तो इस जगह कोई है नहीं। लेकिन वहाँ पर जब तक ये लोग उस बॉक्स पर नज़र रखते हैं हमेशा से वहाँ कोई नहीं आता। बार बार यही चीज़ें सारी होती है। जैसे वो बॉक्स होता है, अगर वहाँ कोई नहीं होता तो उस बॉक्स में सारा सामान फिर से आ जाता है। यहाँ पर फिर जैसे बीड़ी फेंकता है उसे ज़मीन दिखाई देती है तो टॉम उस ज़मीन को खोदने लगता है और खोदते खोदते वहाँ पर जेमा आ जाती है और जेमा जो है वहाँ पर देखने लगती है कि टॉम क्या कर रहा है। टॉम एक गड्ढा खोद रहा है ताकि उसे एक बचने का रास्ता मिल सके इस दुनिया से। यहाँ पर जो है जेमा रोज़ की तरह फिर सुबह उठती है और उसे नाश्ता कराती है। यहाँ टॉम बिज़ी हो जाता है उस गड्ढा को खोदने के लिए क्योंकि उसे इस बुरी दुनिया से निकलने का बस एक ही रास्ता दिखता है। और यहाँ पर वो एक दिन गाड़ी में बैठ जाते हैं जहाँ पर वो अपने पुराने गाने लगाकर नाचते हैं और उनके लिए ये काफ़ी सरप्राइजिंग होता है। वो बच्चा भी उनके साथ नाचता है और यहाँ पर जेमा जो है उसे सुला देती है। वो कहता है मॉम बाय, लेकिन वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी मॉम नहीं, तो वो चिल्लाने लगता है। यहाँ पर इसी तरह से उनका डेली शेड्यूल हो रहा है। उनकी ज़रूरत की चीज़ें कोई तो भी आकर उस बॉक्स में डालकर चला जा रहा है। टॉम एक दिन बहुत परेशान हो जाता है उस बच्चे से क्योंकि वो इन्हें बस ट्रीट कर रहा है, वो इनसे बस काम करा रहा है और ये बात से वो परेशान होता ही है। और वो जो है एक कार्टून देखता है जिस कार्टून में कुछ नहीं होता, बस ब्लर ब्लर सा एक एनिमेशन होता है जिसे वो बच्चा देखने की ज़िद करता है। लेकिन टॉम इससे गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर जेमा उसे समझाती है और वो उसे कुछ नहीं कहता। फिर वो एक दिन वो आपा खो के उसका जो नाश्ता है वो फेंक देता है टॉम और वो कहता है इस बच्चे को अगर हम मारेंगे तो शायद ये लोग हमें बचा लेंगे जिसकी ये जगह है। यानी कि ये जो दुनिया है इसी दुनिया की वजह से वो बच्चा उन्हें मिला है। अगर वो बच्चे को मार देते हैं तो वो जो दुनिया वाले हैं उस बच्चे को मरने नहीं देंगे और हम शायद यहाँ से बच जाए। लेकिन जेमा कहती है वो छोटा सा बच्चा है, अगर वो मर गया तो, अगर यहाँ पे उसे बचाने कोई नहीं आया तो फिर क्या होगा। और फिर जेमा को उस पर तरस आता है और वो उसे कार में बंद नहीं देख सकती, ऐसे मरता हुआ वो नहीं देख सकती, इसलिए वो चाबी छीन कर टॉम से उस कार को खोल देती है। लेकिन टॉम भी जेमा को लाइक करता है इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहता, वरना कोई दूसरा इंसान होता तो वो अपने मतलब के लिए जेमा को भी मारता। यहाँ पर फिर वो उस बच्चे को बचा लेती है और जेमा उससे अच्छे से रहने लगती है। वो उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट करती है, लेकिन टॉम इन सब से खुश नहीं होता और वो अकेले ही खाना खाता है और गड्ढा खोदता है। यहाँ जो जेमा है उससे बातें करती है और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करती है। लेकिन वो परेशान हो जाती है इस जगह पर रहकर। यहाँ पर उसे सब चीज़ें हैं लेकिन यहाँ पर कोई है नहीं उसके साथ बातें करने वाला। सारी नकली दुनिया जैसी है, बादल भी नकली जैसे है। और फिर वो इसी तरह से देखने लगती है एक दिन कि वो बच्चा कहाँ चला गया। तो वो बच्चा उसे एक बुक ला कर देता है और वो उसे लगता है कि मुझे बचने के लिए एक रास्ता मिल जाए, शायद ऐसा मुझे लगा। और फिर वो बुक को पढ़ने लगती है क्योंकि बच्चे ने पहली बार कुछ ऐसा लाया है जो कि वो देख सके। और वो देखती तो है लेकिन उसमें एक ऐसी भाषा लिखी है जो मुझे तो समझ नहीं आई और जेमा को भी ऑब्वियसली नहीं समझ आई होगी, वरना वो भाग जाती। यहाँ उसे कुछ चित्र दिखते हैं, वो उस ड्राइंग को देखती है और यहाँ पर वो उस बच्चे को कहती है कि क्या तुम किसी से मिले थे। वो कहता है हाँ, मैं आज एक नए आदमी से मिला था। तो जेमा कहती की है कि यार ये नए आदमी से मिला था, मुझे कुछ ना कुछ करके इससे इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी। लेकिन वो बच्चा इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो वो उसके साथ एक गेम खेलती है एक्टिंग का, तो वो उस आदमी की एक्टिंग करके दिखाता है जिससे वो मिला था। और फिर जेमा ये देखकर काफ़ी डर जाती है। जेमा उस बच्चे के अंदर उस आदमी को देखने की कोशिश करती है जिससे वो जानना चाहती है, लेकिन वो नहीं जान पाती और रोने लगती है और सोचती है मैं यहाँ से चली जाऊँ। इसी तरह से वो लड़का अब बड़ा हो चुका है और अब वो उससे डरने लगी है। अब वो टॉम से ये कहती है कि जब तुम उसे बचपन में मारने वाले थे
तभी मैंने तुम्हें रोकना नहीं चाहिए था, उसे हमने बचपन में ही मार देना चाहिए था। अब वो लड़का इतना बड़ा हो चुका है कि थोड़ा सा स्केरी और डरावना भी दिखता है। यहाँ पर जेमा जो है इन सारी चीज़ों से परेशान हो चुकी है। फिर वो एक दिन उसका पीछा करते हुए जाती है, लेकिन वो बच्चा कहाँ जाता है वो जेमा को नहीं दिखता। और इसी तरह टॉम गड्ढा खोदते खोदते एक दिन एक लाश को देख लेता है, जो लाश गड्ढे के अंदर रहती है, और वो बाहर आकर फिर जेमा को बताने लगता है। जेमा यहाँ थक हार कर आ जाती है और अब वो बाहर रहने लग गए हैं, यानी कि वो बच्चा अब उन्हें घर के अंदर भी नहीं आने दे रहा। यहाँ पर जेमा और टॉम बाहर ही ठक ठक कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चा उन पर ज़रा भी तरस नहीं खाता। क्या इसीलिए उसे जेमा ने तरस दिया था, या जेमा ने इसीलिए उसे बड़ा किया था? और वो उसे यही बात बताती है कि तुम हमारे साथ ऐसा मत करो। वो उनकी एक बात नहीं सुनता और वो बस अपने काम से काम रखता है और कहीं तो भी चला जाता है जहाँ ये लोग जा नहीं सकते, क्योंकि एक बार जेमा ने उसका पीछा किया था लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, वो गायब हो जाता था इस दुनिया के अंदर। फिर एक दिन वो टॉम को लेकर बैठ जाती है और टॉम की काफ़ी तबीयत ख़राब हो चुकी है, और यही बात वो उस बच्चे को बताती है, लेकिन वो नहीं सुनता। और यहाँ टॉम की तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो बेहोश हो जाता है, लेकिन जेमा को लगता है वो सो गया है, और यहाँ पर जेमा वहाँ बैठी होती है। तभी वो लड़का एक पैकेट लेकर आता है जिसमें डेड बॉडी रखी जाती है, और वो जेमा रोने लगती है। वो इतनी बुरे सदमे में पहुँच चुकी होती है क्योंकि उसका जो फ्रेंड है टॉम, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि वो थक चुका है या उसे बीमारी हो गई थी और वो मर गया। लेकिन अब वो बच्चा क्या करता है, जो गड्ढा उसने खोदा था इतनी मेहनत से, उसी के अंदर उसकी लाश को डाल देता है। अगली सुबह वो बच्चा जाने लगता है बाहर की ओर, तभी जेमा कार में से उतरती है और उसे मारने के लिए दौड़ती है, लेकिन वो बच जाता है और वो फिर इतने अजीब तरह से भागने की कोशिश करता है वहाँ से, और वो नीचे जाकर एक अलग दुनिया में चला जाता है। लेकिन जेमा इस बार उसका पीछा करते करते उस जगह को देख लेती है और वो निकल कर भाग गया। तो ये जगह के अंदर जब जेमा जाती है तो उसे ऐसे ऐसे लोग दिखते हैं जो अलग ही दुनिया में है, जिसके बारे में अंडरस्टैंडिंग करना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है। और जब वो वहाँ से फिर वापस अपने दुनिया में आती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और थक गई होती है इन सारी चीज़ों से। तभी वो बच्चा उसे कहानी सुनाता है, मॉम यही तो हमारा घर है, आप मेरी मॉम हो। लेकिन वो मरते दम तक ये कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, सुना तुमने? और अब वो आखिरी सांसें गिन रही है, तब भी जेमा उससे कहती कि मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। फिर वो उसे उस पैकेट में बंद करता है, जिस पैकेट में जब डेथ हो जाती है उसमें बंद किया जाता है। तो वो उसे एक डेड बॉडी की तरह उस पैकेट में बंद कर देता है, और जेमा की अब डेथ हो चुकी है, और वो उसे उसी गड्ढे में डालकर उस गड्ढे को बुझा देता है। यानी टॉम और जेमा दोनों की डेथ हो चुकी है, और वो जो बच्चा था उसने उस दुनिया में उसे मिट्टी से दबा दिया। और यहाँ पर वो सारी चीज़ें करके उन्हीं की कार लेकर उस जगह से बाहर निकल जाता है जहाँ से वो आए थे। यानी वो लड़का एक सस्पेंस है, वो भी इस दुनिया का एक हिस्सा है। और फिर वो जाकर उस मार्टिन से मिलता है जिसने उन्हें घर दिखाया था। अब मार्टिन भी आखिरी सांसें गिन रहा है जिन्होंने उसे घर दिखाया था, और जिसने उन लोगों को घर दिखाया था, टॉम और जेमा को। और अब वो भी मर चुका है, उसे भी लड़का वो पैकेट में डालता है और एक तिजोरी में बहुत बुरी तरह से दबाकर बंद कर देता है और उसकी चेयर पर बैठ जाता है। यहाँ पर दो नए कपल आए हैं घर देखने के लिए, तो स्टोरी कंटिन्यू है।